गुड आफ्टरनून गाइस। प्लासी टू पार्टीशन की हमारी सीरीज चल रही है, प्लासी टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय। फर्स्ट चैप्टर की 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो भी देखें और दोनों वीडियो भी देखें, ताकि जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस अच्छे से फॉलो किया जाए। आज जो हम लेने वाले हैं वो फर्स्ट चैप्टर के सेकंड यूनिट का एक पार्ट है, जिसमें कि हम पढ़ रहे थे कि किस तरीके से जो रीजनल पावर्स हैं वो डेवलप्ड हो रही थी, और उन पावर्स में हम सक्सेसिव स्टेट्स पढ़ चुके थे, जिसमें कि उत्तराधिकारी राज्य, जिसे हिंदी में अगर बोला जाए। और आज जो हम लेने वाले हैं वो मराठा का सीरीज़ लेने वाले हैं। मराठा वाला जो यूनिट है, चैप्टर है, वो आज हम कवर अप करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो स्टेट्स उभर रहे थे उन्हें हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। फर्स्ट जो थे उत्तराधिकारी राज्य थे, और सेकंड जो थे वॉरियर स्टेट्स थे, जिनका मुगल स्टेट के साथ लगातार वॉर चलता रहता था। और जब 1707 के बाद औरंगजेब की जब डेथ हुई और उसके बाद लगातार डिक्लाइन होता गया मुगल स्टेट का, तो इन जो पावर्स हैं, जो रीजनल स्टेट्स हैं, इन्हें बहुत अच्छा मौका मिल जाता है खुद को इस्टेब्लिश करने का। उसी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वॉरियर स्टेट्स में मराठा है। तो आज हम मराठा को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मराठा की जो फाउंडेशन रखी थी वो शिवाजी महाराज ने रखी थी। शिवाजी की जो फाउंडेशन है, इस जो बुक में शिवाजी के बारे में डिटेलिंग्स नहीं दी गई हैं, तो हम थोड़ा सा उस चीज़ को स्किप करेंगे। अगर आपको इस मतलब कि मराठा और शिवाजी की स्टार्टिंग के बारे में, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में एक अलग चैप्टर चाहिए तो आप बता सकते हैं। अदरवाइज प्लासी टू पार्टीशन में ये डिटेलिंग्स नहीं दी गई हैं। बाकी शिवाजी के जो थे 2 पुत्र थे, एक तो थे संभाजी और एक थे राजा राम। शिवाजी के बाद इन दोनों ने अपना राज्य स्थापित करा, ठीक है, कार्य करा। लेकिन जब संभाजी की जब मृत्यु हो जाती है और उसके बाद राजा राम की भी डेथ हो जाती है 1699 में, तो उनकी डेथ के बाद जो उनकी वाइफ होती हैं ताराबाई शिवाजी सेकंड को गद्दी पर बिठाती हैं और शिवाजी सेकंड के नाम पर अपना शासन स्टार्ट करती हैं। लेकिन जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है और 1708 में जो शाहू हैं, जो कि संभाजी के पुत्र हैं, संभाजी के बेटे हैं, वो रिलीज हो जाते हैं, तो क्या होता है कि अब शाहू अपना शासन स्थापित करते हैं। अब इन दोनों में, शाहू और शिवाजी सेकंड में, जिनके नाम पर जो ताराबाई हैं वो शासन कर रही होती, इनमें सिविल वॉर होता है। ये सिविल वॉर जो होता है वो करीबन 8 साल तक चलता है। जो बालाजी विश्वनाथ हैं, जो कि पेशवा हैं, वो साथ देते हैं शाहू का, और इसमें जो है शाहू की जीत हो जाती है इस सिविल वॉर में। और उसके बाद जो शाहू का शासन काल स्टार्ट होता है, जो कि उनका टाइम पीरियड रहता है 1708 से 1749 के बीच में, ठीक है। और यहाँ से इनका जो शासन है वो स्थापित हो जाता है। बालाजी विश्वनाथ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पेशवा हैं। मराठा के सेकंड फाउंडर इन्हें ही कहा जाता है। इन्होंने अब क्यों कहा जाता है, कौन कौन से इनके काम थे जिसकी वजह से मराठा में इन्हें सेकंड रूलर कहा जाता है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने, क्योंकि जो शाहू हैं, ठीक है, शाहू महाराज हैं, उन्हें गद्दी पे बिठाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। दूसरा, उन्होंने अपनी पोजीशन 1718 से 1719 में अपनी जो पोजीशन है उसे बहुत मजबूत बनाया। उसके बाद 1719 में उन्होंने सैयद ब्रदर्स, ठीक है, सैयद ब्रदर्स, मैं बार बार फर्स्ट चैप्टर से, इंट्रोडक्शन चैप्टर से बता रही हूँ कि जो मुगल कोर्ट था उसमें डिवाइड हो चुके थे अलग अलग ग्रुप्स, और एक ग्रुप जो था वो सैयद ब्रदर्स का ग्रुप था। तो ये जो बालाजी विश्वनाथ हैं सैयद ब्रदर्स की हेल्प करते हैं, और सैयद ब्रदर्स की हेल्प किस प्रकार करते हैं वो, कि वो फरुखशियर को हटाते हैं और एक पपिट राजा को बनाते हैं। फरुखशियर भी बेसिकली एक पपिट किंग ही होता है, लेकिन जैसे वो थोड़ा बहुत अपनी पावर का यूज़ करने की कोशिश करता है, वो उसे भी हटा देते हैं। और कौन बनता है उसके बाद, रफ़ी उद रजात गद्दी पर बैठते हैं। जब रफ़ी उद रजात गद्दी पर बैठते हैं तो जो बालाजी विश्वनाथ हैं, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ हैं, उन्हें एक मुगल सनद जो है वो देना शुरू करते हैं, ठीक है। वो सनद क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो शाहू है, शाहू का जो राइट्स हैं, ठीक है, उनके जो राइट्स हैं
चौथ के और सरदेशमुखी के। चौथ का क्या मीनिंग होता है, 1/4 जो रेवेन्यू का पार्ट है उसे चौथ कहा जाएगा। और सरदेशमुखी क्या होता है, 1/10 जो पार्ट है, 1/10वां जो हिस्सा है उसे रेवेन्यू का उसे कहा जाता है। वो रिकॉग्नाइज करते हैं जो 6 मुगल प्रोविंसीज हैं, ठीक है, दक्कन की, वहां पर चौथ ऑफ मालवा एंड गुजरात एंड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस इन मराठा। और जो उनका इंडिपेंडेंट स्टेटस है उसे भी अब जो है रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्ना होती है जो कि 1731 में होती है, और उसमें कोल्हापुर दे दिया जाता है शिवाजी सेकंड को, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्ना किसके बीच में होती है, ट्रीटी ऑफ वर्ना होती है ट्रीटी ऑफ मरना होती है शिवाजी सेकंड और शाहू के बीच में, जो कि सिविल वॉर जिस तरीके से चल रही होती है, तो शाहू इस चीज को भी मतलब कि चाहते हैं कि प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो ट्रीटी ऑफ वर्ना करते हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कोल्हापुर का, वो दे देते हैं शिवाजी सेकंड को। तो इस तरीके से दिन ब दिन जो है बालाजी विश्वनाथ अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। और यहीं से कहा जाता है कि पेशवा का टाइम पीरियड, ठीक है ना, अभी तक कौन था, अभी तक जो किंग होता था, रूलर होता था, वो राज करता था। लेकिन अब क्या है, बालाजी विश्वनाथ के बाद से जो पेशवा है, जो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर है, उसके हाथों में शासन जाता रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि एक तरीके से देखिए, शाहू की जो पावर है वो खुद में ही बालाजी विश्वनाथ है, ठीक है। तो इस पावर का ही वो इस्तेमाल करेंगे, और यहीं से ये सारी चीजें स्टार्ट होते हुए स्ट्रांग होती जाएंगी। अब आगे बात करते हैं, एक पेशवा की हम सीक्वेंस देख लेते हैं, ठीक है ना। पेशवा के सीक्वेंस की बात करते हैं तो बालाजी विश्वनाथ जो है 1713 से 1720 तक टाइम पीरियड रहता है उनका। फिर बाजीराव फर्स्ट का 1720 से 1740 का टाइम पीरियड उनका रहता है। बाजीराव का 1740 से 1761 तक। ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से उत्तराधिकारी हैं, ठीक है। इनके एक के बाद एक बेटा आता गया, तो इससे पता चलता है कि अब जो पेशवा है उन्होंने अपनी कंडीशन को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लिया था कि अब कोई अदर मतलब कि इलेक्शन या फिर कोई अदर ऑप्शन नहीं था, अब इन्हीं के बेटों को गद्दी पर बिठाया जा रहा था। इसी के बाद बालाजी बाजीराव के बाद माधव राव आएंगे, ठीक है। जब माधव राव गद्दी पर बैठते हैं, माधव राव की जब डेथ होती है, तो माधव राव के बाद नारायण राव जो है वो गद्दी पर बैठते हैं, उनके बेटे गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन नारायण राव के जो चाचा होते हैं रघुनाथ राव, वो उनकी डेथ कर देते हैं और खुद गद्दी पर बैठ जाते हैं। इसका जो बहुत सारे जो चीफ होते हैं वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो जाते हैं, और नारायण राव के जो बेटे होते हैं माधव राव नारायण को उनके साथ गद्दी पर बिठाते हैं। और यहीं से जो नाराज होकर रघुनाथ राव जो हैं वो चले जाते हैं ब्रिटिशर्स के पास, और यहीं से जो ब्रिटिशर्स का ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं मराठा में। तो ये प्रॉब्लमेटिक सारी चीज़ें यहीं से शुरू होती हैं। खैर ये अलग चैप्टर है, एक अलग टॉपिक है, ये ब्रिटिशर्स के जो टाइम पीरियड है उसमें पढ़ा जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब बाजीराव फर्स्ट के बारे में जरा हम पढ़ते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इनका जो मेजर कंपटीशन था वो निज़ाम के साथ था, ठीक है ना। निज़ाम फर्स्ट, पहले जो मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया था, लास्ट जो लेक्चर है उसमें बताया था कि निज़ाम पहले तो वॉर्स में जीते थे, लेकिन उसके बाद की जो वॉर्स थी, ठीक है, उसके बाद जो युद्ध हुए उसमें मराठा लगातार जीतने लगे, ठीक है। फर्स्ट राउंड में जो थे मराठा हारे, लेकिन उसके बाद मराठा की लगातार जीत होती रही। 1737 में बैटल ऑफ भोपाल हुआ, और उसके बाद 1739 में उसके लिए एक ट्रीटी हुई। इसके अलावा पालखेड़ का 1728 में पालखेड़ का युद्ध हुआ, और पालखेड़ के युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ मुंशी शिवगांव हुई, ठीक है। मुंशी शिवगांव की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ मुंशी शिवगांव। इस संधि में क्या क्या था कि एक तो निजाम रिकॉग्नाइज करता है शाहू को विद कहाँ के राइट्स के लिए, दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी को अपनाने के लिए या फिर वहां से लेने के लिए उसके जो राइट्स हैं उसे रिकॉग्नाइज कर देते हैं निजाम इस ट्रीटी के माध्यम से। फिर उसके बाद क्या होता है कि बाजीराव फर्स्ट
मालवा का जो फर्टिलाइज्ड एरिया होता है, ठीक है ना, बहुत उपजाऊ जो भाग होता है, उस भाग को अपने अंडर में ले लेते हैं। 1729 में वो राजस्थान पहुंचते हैं। राजस्थान पहुंचने के बाद वहां से वो जो टैक्सेस हैं वो टैक्सेस कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि जो सूरत है, मतलब कि एक बहुत ज़्यादा फर्टाइल जो डेवलपमेंट के लिए या फिर जो व्यापार के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया जो था सूरत का, वहाँ पर ट्रेड का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो मराठा भी बाहर आकर वहाँ से लोगों से टैक्सेस ले रहे हैं और मुगल का तो वहाँ पर है ही, ठीक है। तो दोनों तरफ से जो लोग हैं या फिर है ना ट्रेडर्स हैं, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा। जब इन पर प्रेशर पड़ने लगा तो यहाँ के ट्रेड में बहुत ही ज़्यादा रैपिडली, बहुत तेज़ी से डिक्लाइन आना शुरू हो गया। इसके अलावा बाजीराव फर्स्ट के टाइम पीरियड में क्या होता है कि जो ट्रीटीज़ होती हैं मुगल्स के साथ, दो ट्रीटीज़ होती हैं 1727 और 1728 में, जिसमें 60% रेवेन्यू गुजरात का शाहू को दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये पेशवा के माध्यम से जो है शाहू एक तरीके से अपना राज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो पावर चल रही है या फिर यहाँ पर जो काम चल रहा है वो पेशवाओं का चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ ने रिकॉग्नाइज करवाया, सनद हासिल करी। बाजीराव ने अलग अलग एरियाज में चौथ और स्वदेश मुखी लिया, अपने एरिया का एक्सपेंशन करा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पेशवा कर रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड किसका इंक्लूड किया जाता है, पेशवाओं का करा जाता है। जब बाजीराव फर्स्ट की डेथ हो जाती है, उसके बाद टाइम पीरियड आता है बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहिब भी कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा पीक पीरियड होता है मराठा का, मतलब कि ये चरम काल होता है, बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत यहाँ पर बहुत ज़्यादा फल फूलता है मराठा एम्पायर। बहुत ज़्यादा ग्लोरी पीरियड ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि बालाजी बाजीराव जो होते हैं वो बहुत बहुत सक्सेसफुल होते हैं पेशवा में। एक तरीके से इनका जो ज़्यादातर इनकी जो पॉलिसीज़ हैं या फिर इनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो एडमिनिस्ट्रेशन था, ना कि मिलिट्री। उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, इतनी अच्छी तरीके से मराठा टाइम पीरियड में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं कि इस पीरियड को एक ग्लोरी पीरियड कहा जाता है। फिर ये बहुत सुप्रीम अथॉरिटी होते हैं, ठीक है ना। किसकी डेथ के बाद, शाहू की डेथ के बाद ये एक सुप्रीम अथॉरिटी बन जाते हैं। उसके बाद 1745 के बाद जो हर तरफ से जो मराठा हैं वो अपना एक तरीके से झंडा गाड़ रहे होते हैं या फिर अपनी पावर इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। तो नागपुर के जो रघुजी भोसले होते हैं, ठीक है, नागपुर के रघुजी भोसले उड़ीसा, बिहार और बंगाल, इन 3 भागों पर हमला कर देते हैं। और इन हमलों से तंग आकर फिर अलीवर्दी खां को एक ट्रीटी करनी पड़ती है 1751 में। इस ट्रीटी के माध्यम से जो तीनों जो स्टेट हैं, उड़ीसा, बिहार और बंगाल, यहाँ पर ये सरेंडर कर देते हैं उड़ीसा को। और जो एनुअल चौथ है, ठीक है ना, यहाँ से उन्हें परमिशन दे देते हैं कि हाँ आप इन तीनों स्टेट में से आप अपना चौथ ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है इनके टाइम पीरियड में कि अफगान इन्वेजन होता है। अफगान इन्वेजन जब होता है तो जो दिल्ली के शासक हैं यानी कि मुगल्स जो है वो हेल्प मांगते हैं मराठा से हेल्प मांगते हैं। और इसी हेल्प के माध्यम से 2 ट्रीटीज होती हैं 1752 में और 1753 में। इस 1752 में जो ट्रीटी होती है उसमें कहा जाता है मराठा कि आप हमें 50 लाख रुपए वार्षिक कर दीजिए, सालाना 50 लाख रुपए दीजिए और हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। और 1753 में जब मतलब उत्तराधिकारी का जो डिस्प्यूट होता है, उस डिस्प्यूट के माध्यम से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इन्हें कि अपना फिर से, मतलब कि उत्तराधिकारी में पहले भी मैंने बताया कि जब सैयद ब्रदर्स हैं उनकी हेल्प करते हैं और पपिट जो रूलर है उसे बिठाते हैं और फिर से दोबारा इन्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और अपनी मर्जी का दोबारा से ये कैंडिडेट मुगल्स में बिठाते हैं 1753 में।
लेकिन पंजाब में जब ये अपना अपना हाथ जमाते हैं तो वहाँ पर इन्हें सिख विद्रोह देखने को मिलता है और ये पंजाब में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो इनके टाइम पीरियड में होता है, बालाजी बाजीराव के टाइम पीरियड में होता है, वहाँ पर एक तरीके से मराठा का डिक्लाइन या फिर मराठी की पावर ख़त्म होना यहाँ से शुरू हो जाती है। और क्योंकि बालाजी बाजीराव थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हार जाते हैं तो इसकी एक वीक के बाद ही उनकी डेथ हो जाती है। इस डेथ के बाद क्या होता है, एक तरीके से मराठा जो शासन है या मराठा टाइम पीरियड है वो इतना बुरी तरीके से टूटना शुरू होता है कि मैंने ऊपर ही आपको बताया, यहाँ पर जो मैं क्रोनोलॉजी आपको समझा रही थी कि बालाजी बाजीराव आएंगे, फिर उसके बाद जो है माधव राव आएंगे, वो अपना टाइम पीरियड लेकर माधव राव की डेथ के फौरन बाद जब नारायण राव आएंगे तो रघुनाथ राव उसे उन्हें हटा देंगे और ब्रिटिशर्स के पास चले जाएंगे। तो ये जो अंदरूनी प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, कि आपस में ही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बाहरी जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को आप इनवाइट कर रहे हो कि वो अंदर आए, फिर अंग्रेज इन सारी चीज़ों को सिचुएशन का फ़ायदा उठाएंगे, तो यहीं से जो मराठा हैं उनका डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, वो अपनी ही प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आपस में ही जब वो लड़ना बुरी तरीके से शुरू कर देंगे तो यहीं से सारी चीज़ें प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा क्या क्या कमी रही हैं, थोड़ा सा उन कमियों को मतलब कि थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो देखिए, मराठा ऑब्वियसली मुगल का ऑल्टरनेटिव बन सकता था, मुगल एम्पायर के जगह मराठा एम्पायर आ सकता था, लेकिन उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अंदरूनी प्रॉब्लम्स थी और अपने ही नेचर के बिहाफ पर, मतलब कि उनका नेचर ही इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था जिसकी वजह से जो मुगल इसके वो ऑल्टरनेटिव नहीं बन पाए। पहली बात तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से नॉर्थ इंडिया का काफ़ी पार्ट अपने अंडर में लिया था, लेकिन कभी भी उन्होंने ये कोशिश नहीं करी कि वो अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है, उसके अलावा खानदेश है, मालवा, गुजरात, यहाँ पर उन्होंने ये तो जगह थी जहाँ पर उन्होंने अपना कुछ जो पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे इस्टेब्लिश करा। इसके अलावा बाकी जितनी भी जगह थी वहाँ से वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश नहीं करते थे, वहाँ पे अपने राज्य स्थापित नहीं करते थे। सिर्फ क्या होता था, टैक्स कलेक्ट करते थे या लूटपाट करते थे। ठीक है, लूटपाट करते थे या चौथ या सरदेशमुख ही अपना कलेक्ट करते थे। तो ये सबसे बड़ी कमी थी कि आप राज्य स्थापित नहीं कर रहे हो, अपना रूल नहीं लेकर आ रहे हो, लेकिन सिर्फ आप अपना टैक्सेस ले रहे हो या लूटपाट कर रहे हो। तो ये कमी थी। दूसरा, जब अहमद शाह अब्दाली का जब आक्रमण हुआ, इन्वेजन हुआ 1761 में, तो जाहिर सी बात है, और एक इम्पॉर्टेंट जो पेशवा है इसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, एक वीक के अंदर उनके बाद मतलब कि इसकी डेथ हो जाती है। कहा जाता है कि वो हार को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और एक वीक के बाद उनकी इस चीज़ में डेथ हो जाती है। तो माधव राव बनते हैं। माधव राव के बाद नारायण राव जो उनके पुत्र होते हैं वो गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन नारायण राव के जो खुद के अंकल होते हैं या चाचा होते हैं वो उनकी हत्या कर देते हैं और खुद जो है गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो जो नारायण फडणवीस होते हैं और अदर जो चीफ होते हैं वो इसका अपोज करते हैं, इसके अगेंस्ट में खड़े होते हैं। और उसके बाद जो माधव नारायण हैं जो बहुत यंग होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उन्हें गद्दी पर बिठाया जाता है। तो वो ऑब्वियसली इसके बाद जितनी भी है पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है आपस में जो चीज़ें हैं। अच्छा, मैंने ऊपर कहा कि नेचर में प्रॉब्लम थी, तो नेचर में क्या प्रॉब्लम थी थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चीफ है मराठा में वो एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा डिवाइड थे, उनमें पावर डिवाइड थे। जैसे कि भोसले हैं नागपुर के, ठीक है, गेकवाड़ हैं बड़ौदा के, ठीक है, होलकर हैं इंदौर के, सिंधिया हैं ग्वालियर के। तो इनमें इतनी ज़्यादा ये पावर डिवाइड होती है कि यहाँ पर जो है सेंट्रल पावर की मतलब कि फीलिंग के इवज यहाँ पर एक तरीके से रीजनल पावर या सिर्फ अपनी छोटी छोटी पावर्स में ही बंद कर रह जाते हैं। और जब अंग्रेज़ों का टाइम पीरियड भी शुरू होता है, जब भी आपको ये देखना पड़ेगा, कभी कोई एक जो चीफ है वो जा रहा है और बाकी चीफ उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर मराठा जो अंग्रेज़ हैं एक के साथ वॉर कर रहे हैं तो बाकी उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ खड़े हुए देख रहे हैं। तो ये जो नेचर था
डिवीजन का नेचर था। और इस डिवीजन के नेचर में जो वतन का राइट ऑफ वतन का जो कॉन्सेप्ट है, राइट ऑफ वतन क्या होता है कि ऐसा राइट जिसे राजा भी नहीं छीन सकता, ठीक है ना, एक क्षेत्रीय शक्तियों का, ठीक है, छोटी छोटी जगहों की पावर्स का, वतन का वो कॉन्सेप्ट जिसे राजा भी नहीं छीन सकता। तो ये जो राइट ऑफ वतन था, नेचर था, ये मुगल्स में नहीं था, ये मराठा में था। और इसी की वजह से छोटी छोटी जो शक्तियां हैं वो शक्तियां बन गई, और मराठा की जो एक सेंट्रल पावर होनी चाहिए थी वो नहीं बन पाई, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम्स थी, इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से जो है मराठा का डिक्लाइन होना शुरू होता है, और फिर वो अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाता है। और ऑब्वियसली जब वो अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाता है तो सिर्फ एक पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स बनकर रह जाता है। तो यहीं से सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, और जो अंग्रेज़ हैं एक ऑल्टरनेटिव बन जाते हैं, या अंग्रेज़ मराठा को हटाते हैं और अपनी पावर इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो ये मराठा वाला पूरा चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखा करें और उसके बाद शेयर भी करा करें प्लीज़। थैंक यू सो मच।